सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। अब हम एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ने ये वाले हैं कि हमारे पास कई सारी बीमारियाँ होती हैं। अब उन बीमारियों का क्या होता है, उस सिम्टम होता है, सिम्टम के बेसिस पे उसका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करके उस बीमारी का पता लगाते हैं। तो वही चीज़ हम मेनली डायग्नोस करने वाले हैं, तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा ये छठा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और आई सेक्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा कि यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, यानी कोई अगर बीमारी होती है तो उसका 100% ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है डॉक्टर। एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो कोई अगर बीमारी है किसी पेशेंट को तो उसका सिम्टम्स का पता लगा कर, मतलब सिम्टम्स पूछ के अच्छे से पूछ पाछ के अच्छे से पता लगा लेता है। पता लगा के उस सिम्टम्स को मेनली चेक करते हैं, तभी तो बीमारी का पता चलेगा। तो मेनली तभी तो टेस्ट हो पाएगा, टेस्ट हो गया उसका डायग्नोस हो गया, यानी डायग्नोस होगा तभी उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो यही लिखा गया है इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। अर्ली डायग्नोसिस, अब पहले क्या होता है, डायग्नोस करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, हमने सिम्टम पूछा, एक पेशेंट आया, मान लो एक डॉक्टर के पास पेशेंट आया। अब पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर हमको ये दिक्कत है, ये हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है, या टाइफाइड होता है, टीबी होता है, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास। उस सिम्टम्स के बेसिस पे उसका क्या होता है, टेस्ट होता है। तो वैसे अगर किसी को कैंसर है, एड्स है, या और भी कुछ खतरनाक बीमारी है तो उसके बेसिस पे टेस्ट किया, मतलब पहले सिम्टम्स से बीमारी का पता लगाते हैं। अब बीमारी को कन्फर्म करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है। इसके लिए पैथोलॉजी पैथ में जाते हैं, यानी कि पैथोलॉजी में जाते हैं, इसलिए पैथोफिजियोलॉजी के आते हैं। यानी कि अब क्या इसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड का यूज़ करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। जैसे मान लो सीरम हो गया, यूरिन का एनालिसिस होता है, या एक्सेट्रा बहुत सारे हो गए। जैसे मान लो कि क्या क्या लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, स्पूटम टेस्ट बलगम जिसे कहते हैं वो लिया जाता है, यूरिन भी लिया जाता है। ठीक है, और भी कई सारे हमारे पास फ्लूइड लिए जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे चीज़ सैंपल्स लेके उसको टेस्ट करके पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। जैसे ज़्यादातर बीमारियों में देखा जाता है कि ब्लड सैंपल्स ही मेनली लिया जाता है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर अर्ली डिटेक्ट उससे पता नहीं चलता है, अगर शुरुआत में अगर डिटेक्ट करके, मतलब छोटे मोटे टेस्ट करके नहीं पता चलता, फिर बड़े टेस्ट की बात आती है। हम अब डीएनए वाले की बात करते हैं, यानी आरडीटी टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम टेस्ट करते हैं। इससे हमारे यहाँ में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से मतलब है कि हमारे पास आरडीटी से मतलब है, यहाँ पे आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। इसका लेक्चर हमारा बकायदा बना हुआ है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो जरूर। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि अब रिकॉम्बिनेंट यानी आरडीटी टेक्निक से यूज करते हैं। हमारे पास मेनली पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास होता है क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, इसे एलिजा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं, यानी टेस्ट करवाए जाते हैं अर्ली डायग्नोसिस। तो इन सब का मेनली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अब पूछा ये जाता है, इसका मेनली फुल फॉर्म पूछता है। मान लो जैसे आरडीटी का तो मेनली पता ही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, इसका तो मेनली ऐसे करके पूछता ही नहीं। मेनली डीएनए का पूछ ले, आरएनए का पूछ ले, अलग बात। जैसे हमने पीछे जीन थेरेपी में देखा था, एस्किड, SCID, एस्किड एक आता है फुल फॉर्म हमारा। एस्किड क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाता था हमारा। ठीक है, जिसमें 4 ईयर्स के ओल्ड गर्ल में देखा था, ये चीज़ होता है। तो ये अलग बात है हमारे पास। यहाँ पे मेनली डायग्नोस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेनली पीसीआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मेनली पूछा भी गया है। एलिजा का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, तो आप भी देख भी सकते हो। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट नहीं पूछा गया तो आगे जाके पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी इजी एक आध क्वेश्चन बना तो ये पूछ सकता है, लेकिन इजी कभी काल क्या होता है, बच्चे हार्ड चीज़ तो पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन इजी चीज़ छोड़ देते हैं। अरे बोलेंगे, सोचते हैं ये आने वाला, अरे नहीं आएगा, इजी है इसलिए नहीं आएगा। कोई भरोसा नहीं, नीट एग्जाम कुछ भी पूछ दे सकता है। इससे हमें अपनी तैयारी 100% रखनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं। तो ये फुल फॉर्म हमारे पास मेनली 2 फुल फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आते हैं, एक आता है पीसीआर का हमारे पास, एक एलिजा का। तो ये हमें पता होने चाहिए कि इनका फुल फॉर्म होता क्या है।
तो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, अब मान लो पैथोजन की बात करते हैं, पैथोजन में हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गे, हमारे पास ये सब सेक्टर आ जाते हैं, हमारे पास ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ सिम्टम्स मिलने लेते हैं हमारे बॉडी में, तो सिम्टम्स के बेसिस पे हम उसको टेस्ट करवाते हैं। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन पैथोलॉजी ऑलरेडी है। अब मेनली कहा जाता है अगर पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है उसकी कंसंट्रेशन यानी अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी हमारे बॉडी में है तो क्या होगा, तो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। ये देखो दो ही सिम्टम्स होते हैं। अब प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्टेज हम बीमारी का बांटते हैं, कोई भी, चाहे हमारे पास कैंसर हो या कोई और खतरनाक बीमारी होती है, उसका हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्टेज बोलते हैं। अब प्राइमरी स्टेज में क्यों कह देते हैं कि प्राइमरी स्टेज में किसी बीमारी का इलाज मेनली होता है, सेकेंडरी स्टेज में भी होता है लेकिन चांसेस कम रहते हैं, थर्ड स्टेज में तो बिल्कुल चांस नहीं रहते। क्यों कहते हैं, क्योंकि पैथोजन जो होता है हमारे पास उसके कंसंट्रेशन की हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन मतलब अभी मतलब नया नया शुरुआत हुआ है, सिम्टम्स हुआ है, ठीक है, कुछ सिम्टम्स ऐसे जनरली सिम्टम ना जब कम हमारे पास पैथोजन की कंसंट्रेशन कम रहती है ना, तब मेनली सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, नहीं दिखते हैं, जनरली नहीं दिखते हैं, तो पता नहीं चलता है प्राइमरी स्टेज का। सेकेंडरी टर्सरी में मेनली जाके पता चलता है, तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका होता है, ठीक है। तो है वही यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन वही बहुत अगर लो है, मान लो बैक्टीरिया, वायरस का, एट द टाइम द सिस्टम डिजीज कैन नॉट विजिबल, तो विजिबल नहीं होते हैं हमारे पास सिम्टम्स मेनली, उसको ना डिटेक्ट किया जाता है। फिर एक टेक्निक होती है एम्पिसिलिन मेथड्स यानी पीसीआर हमारे पास, बाय एम्पिसिलिन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। अब पीसीआर टेक्निक में हमने पढ़ चुका है, एम्पिसिलिन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ चुका है, एम्प्लीफिकेशन और पीसीआर टेक्निक, इसका भी लेक्चर हमारे पास प्लेलिस्ट में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो इसका पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये भी देखे जाके देख सकते हो आप मेनली। तो हमारे पास मेनली क्या आता है, लो अगर कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी अदर पैथोजेंस का, तो मेनली डायग्नोज नहीं हो, मतलब सिम्टम्स का मेनली पता नहीं चलता है, तो डायग्नोज नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए, ठीक है, डॉक्टर भी जो टेस्ट करवाता है कंफर्म करवाने के लिए करवाता है, इसको जनरली है या नहीं, तुक्का कोई नहीं मारता, ठीक है। तो मेनली इसमें एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय देयर पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड का हम डीएनए से सारा प्रोसेस हमारा जो होता है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से मतलब है यहाँ पे सारा डीएनए के खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, इस क्वेश्चन को आप अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए हमारा लेक्चर देखना होगा आपको पीसीआर वाला। तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए। अब पीसीआर में होता क्या, मैं अगर रफली बताऊं तो हमारे पास पीसीआर में डीएनए लिया जाता है, डीएनए। अब वो ट्रे होता है, एक टाइप का ट्रे होता है, उसमें ट्रे में क्या किया जाता है, मेनली उसको ना एम्प्लीफाई किया जाता है, एम्प्लीफाई करके टेम्परेचर होता है, ठंडा गर्म जो करते हैं, ठीक है, ठंडा गर्म करते हैं, टेम्परेचर होता है उसके बेसिस पे हम करते हैं, वो टेक्निक आपको पढ़ना होगा। देखो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोगों को लेक्चर देखना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूंगा, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV। अब पीसीआर का यूज मैंने यहाँ पे बताया गया है कि किसमें डिटेक्ट करने, HIV वायरस का नाम है, याद रखना, एड्स बीमारी का नाम है, HIV हमारे पास क्या है, वायरस का नाम है। तो HIV का फुल फॉर्म भी आप सबसे से पूछता है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, वही एड्स क्या होता है, बीमारी का नाम होता है। HIV का मतलब टेस्ट यानी पीसीआर टेक्निक से हम क्या करते हैं, HIV वायरस को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने से हमें पता चल जाता है, अगर है तो एड्स होता है उस पेशेंट को, अगर नहीं तो नहीं होता है। एड्स का भी फुल फॉर्म हमारा क्या आता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ये भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन। अब कभी कल होता है म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, यहाँ पे जीन्स जो होता है ना हमारे पास, जीन्स मान लो, डीएनए मान लो म्यूटेट कर जाता है, यानी वो पोजीशन डिसलोकेट हो जाता है, यहाँ पे वो या तो वहाँ पे होता ही नहीं है। म्यूटेशन में ये चीज़, म्यूटेशन भी हमने कर रखा है, जेनेटिक्स हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो उसमें भी हमने ये म्यूटेशन पढ़ रखा है। इज सस्पेक्टेड द कैंसर पेशेंट, ठीक है, अगर जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें ना रेडियोथेरेपी या कुछ भी किया जाता है ना, तो जीन के म्यूटेशन ऐसे भी उसमें भी होते हैं, ठीक है। इसके ना प्राइमरी स्टेज में इसका भी इलाज होता है, ठीक है। कैंसर तो कई टाइप्स के होते हैं, हम पढ़ेंगे इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो कैंसर कई टाइप्स के, मेनली 2 टाइप्स के मेनली होते हैं, उसमें भी हमारे पास वेरिएंट निकलते हैं हमारे पास, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी में, प्राइमरी तक तो इलाज अच्छे से, सेकेंडरी टर्सरी में तो कोई जाके इलाज नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर्स जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमारे पास पीसीआर एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। पीसीआर हो गया, एलिजा हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होते हैं जिससे हम बीमारियों का पता लगा लेते हैं, ठीक है। अब
बीमारी कैसी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी का पता लगा लेते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहा है या आरएनए की बात कर रहा है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। एंड अटैक्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउडेड टू हाइब्रिडाइज द कॉम्प्लीमेंट्री टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ द सेल्स फॉरवर्ड डिटेक्शन बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखो यहाँ पे एक बात आई थी, प्रो वर्ड हमारा इससे मतलब होता है कि स्मॉल डीएनए, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए की बात करें, यानी कि स्मॉल डीएनए की बात कर रहा है, आरएनए की बात कर रहा है, तो हाइब्रिडाइज करता है अलाउ करता है, हाइब्रिडाइजेशन के अलाउ करता है अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज क्लोन टू सेल द फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसका खुद के सेल्स क्या होता है, खुद के सेल्स को मारता है। देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि खुद का सेल्स ही खुद के सेल्स को, यानी खुद का सेल्स खुद के सेल्स को ही मारता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहने के लिए कहते हैं ना, सांप को अगर भूख लगी हो, अगर खाना ना मिले तो सांप क्या करता है, अपने बच्चे को यानी अपने अंडे को ही खाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही होता है, ऑटो रेडियोग्राफी होता है, ऑटो यानी अपने आप उसके अंदर रेडियोग्राफी करना शुरू करता है। यानी मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्लोन ऑफ अ सेल्स, क्लोन यानी कि क्या होता है, हूबहू अपने जैसा ही। सेल्स फॉलो डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियो, अब क्लोनिंग होगी यहाँ पे, क्लोनिंग दूसरे वो वाली क्लोनिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी से मतलब है हमें डायग्नोज करना सिखा रहा है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में हमारे पास डीएनए आरएनए का खुद का ही उसको क्या होता है, डिटेक्ट करके उसको मारते हैं, तो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नोट अपीयर, नहीं अपीयर होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। अगर नहीं होगा मतलब अगर कहलाए, अगर क्लोन हमारे पास म्यूटेटेड जीन में नहीं है, अपीयर नहीं करेगा, तो फोटोग्राफिक फिल्म यानी कि हमारे पास जो एक तरह का फिल्म होता है, जैसे एक्सरे फिल्म होता है वैसे ही, तो इसमें प्रोब जो यानी स्मॉल डी यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो हमारा जीन को म्यूटेशन नहीं करेगा। अब एलिजा की बात करते हैं हमारे पास। एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। अब एंटीजन एंटीबॉडी वर्ड पे ध्यान देना, एंटीजन है और एंटीबॉडी है, ये दोनों में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट है। इन्फेक्शन, अब यहाँ पे इन्फेक्शन बाय पैथोजन, अब इन्फेक्शन तो पैथोजन के थ्रू होता है, कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। अब इन्फेक्शन हो गया, जैसे अगर मान लें हमारे पास मलेरिया डेंगू की बात करते हैं मेनली, ठीक है, तो इन्फेक्शन फैलता है मेनली, उसका बाकायदा हमारा लाइफ साइकिल होता है उसका। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन, इन्फेक्शन होगा पैथोजन के थ्रू, कैन बी डिटेक्ट करेगा हमको कौन, एंटीजन से डिटेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स आ सकता है हमारे पास एंटीजन में, ठीक है। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज से सिंथेसिस होगा अगेंस्ट, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज लाएंगे। जैसे वैक्सीन डालते हैं ना एंटीबॉडी, अभी कोरोना के वैक्सीन आए थे हमारे पास, तो एंटीबॉडीज था एक तरह से। तो एंटीजन के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज डालते हैं, वो बॉडी में जाके एक्टिव होके उस हमारे पास पैथोजन्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये काम ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है यहाँ पे भी। ये कैसे काम करता है, एलिजा वाले बेस्ड कैसे प्रिंसिपल कैसे काम होता है, एंटीजन एंटीबॉडी ये काम कैसे करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म हो गया, यही सब तो क्वेश्चन मेनली पूछता है। फिर यहाँ से हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब के बारे में पूछ सकता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम में, ठीक है। आगे और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं हमारे पास, उसमें भी देख के जाने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए सीबीएसई का हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एससीएससी हो गया, जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। मेनली इस टॉपिक को मेनली स्किप करके चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देख लो एलिजा का पूरा इंपॉर्टेंस बताया यहाँ पे, फुल फॉर्म है, कई बच्चों को एलिजा का फुल फॉर्म नहीं पता होता, ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म नहीं पता होता, पढ़ते नहीं है, स्किप कर देते, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाएं, और लेक्चर कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आने वाले टाइम में अगर आपको कौन सा चैप्टर का लेक्चर चाहिए, चाहे 11th का हो या 12th का हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो बायो हो, बताएं जरूर, ठीक है। उस हिसाब से हम आपके लिए लेक्चर को रेडी करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।